हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल अग्रवाल और हम डिस्कस कर रहे हैं क्विक रिवीजन के लिए फॉर्मूला एंड फैक्ट सीरीज ऑफ टॉपिक ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम माय बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन फिजिक्स। तो ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। इसमें एक एमिटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। थ्री लेयर डिवाइस भी कह सकते हैं। थ्री टर्मिनल डिवाइस, एमिटर एमिट्स मेजॉरिटी कैरियर्स। इसमें डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए यहाँ से खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ये बेस है और बहुत ही कंस्ट्रक्शनली बहुत ही थिन होता है। इसकी थिकनेस भी मिनिमम है और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी मिनिमम है, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन का ज्यादा चांस नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन होल को। और जो कलेक्टर है इसकी हमने विड्थ बहुत ज्यादा रखी है। इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी कैरियर्स, इसके लिए इसका नाम है कलेक्टर। जो हमारा बस कंडक्टर होता है ये कलेक्टर कर रहा है। ये जो एमिटर ने एमिट किए उन मेजॉरिटी कैरियर्स को कलेक्ट करता है। इसकी डोपिंग मॉडरेट होती है और इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है फॉर हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। ये तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ये रिवर्स बायस डायोड होता है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। उसमें से जब करंट भेजते हैं तो बहुत हीट पैदा होती है, इसलिए इसमें हीट डिसिपेशन के लिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा चाहिए। Collector and emitter are not interchangeable. Okay, ये अब हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया है जो उसके एमिटर बेस कलेक्टर हैं। एमिटर और बेस मिलके एक जंक्शन बना रहे हैं। ये एमिटर डायोड होता है। यहाँ इस डायोड की बाकायदा अपनी एक अलग डिप्लीशन लेयर होती है और ये कलेक्टर और बेस मिलके इस जंक्शन को हम बोलते हैं ये कलेक्टर डायोड बन रहा है। यहाँ इसकी अपनी अलग डिप्लीशन लेयर होती है। Constructionally, a transistor can therefore be termed as two diodes connected to back. ये PN से एक डायोड बना और ये NP से एक डायोड बना। But such a circuit does not work as a transistor. अगर आप independently दो डायोड्स को ऐसे जोड़ देंगे बैक टू बैक तो that will not work as a transistor because now the base ये जो common N वाला region है ना, that becomes very thick. Actually, the base has to be very thin. ओके, बीजेटी जो ट्रांजिस्टर है इसका हम सिंबल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तीन टर्मिनल हैं। ये जो वर्टिकल डंडा है ये बेस है और ये दोनों आइडेंटिकल जो है ये कलेक्टर और एक एमिटर है। तो इन दोनों में से पहचान करने के लिए हम लोग कलेक्टर पे एरो लगा देते हैं। वो जो एरो होता है सर्किट में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में होता है। अब अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इनमें से एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जो कन्वेंशनल करंट होता है ना वो हमेशा P to N जाता है। so, ये P to N है। ये P एमिटर पे खाली एरो आता है, कलेक्टर पे एरो नहीं आता। और इधर P to N ये एरो आएगा। दो ट्रांजिस्टर है, एक NPN और एक PNP। चलिए बायसिंग पढ़ते हैं। जो एमिटर और बेस का जंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड और जो कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। तो ऐसा करने के लिए हमने इस पी टाइप को फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एक बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और फिर बेस तो कॉमन है उसकी तरफ कुछ नहीं देखा। ये जो कलेक्टर है इसको देखा, ये पी टाइप मटेरियल का है और रिवर्स बायसिंग के लिए इसे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। ये जो एमिटर सर्किट में बैटरी है इसका नाम होता है VEE और जो कलेक्टर सर्किट में एक्सटर्नल बैटरी है इसका नाम होता है VCC। एमिटर में एक रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं RE, बेस में रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं RB और कलेक्टर में एक रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं RC। अब चूंकि ये फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग ज्यादा है तो यहाँ डिप्लीशन लेयर की विड्थ एमिटर में कम है और वो बेस के अंदर इतनी घुसी हुई है। इस जंक्शन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ एमिटर में कम है, बेस में थोड़ी ज्यादा है क्योंकि बेस में डोपिंग कम है ना। इधर कलेक्टर साइड भी अगर देखें, अगर कलेक्टर साइड भी देखें तो बेस के अंदर डिप्लीशन लेयर इतनी घुसी हुई है, इतना सा बेस का रीजन, बस ये रीजन बेस का खाली बचा है, बाकी तो डिप्लीशन लेयर में घेरा हुआ है। और ये जो विड्थ है ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ है कलेक्टर में, क्योंकि यहाँ भी डोपिंग काफी ज्यादा है। बस यहाँ जो इलेक्ट्रिकल फीड होती है वो N2P होती है, वो तो हमेशा ही N2P होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड N2P होती है। ऐसा बीच में छोटा सा पोर्शन है, बस इतना सा पतला पोर्शन है जो बेस का जैसा काम करता है। बाकी बेस तो मेनली डिप्लीशन लेयर ने ही घेर के रखा होता है। एनीवे,
पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स तो बाहर नहीं आ सकते ना, मेटालिक वायर में तो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, तो यहाँ से होल चलते हैं, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर बन के जंक्शन पार कर जाते हैं, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर बन के जंक्शन पार कर जाते हैं। कुल मिला के यहाँ का जितना करंट है वो पूरा यहाँ भी चला जाता है। हम एक हाई रेजिस्टेंस के उस पार उतना ही करंट भेज पाते हैं, ट्रांसफर रेजिस्टेंस, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट में ट्रांजिस्टर। इसका ये रिवर्स बायस है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, फॉरवर्ड बायस के हिसाब से करंट जनरेट किया और उसे आगे भेज दिया तो ह्यूज वोल्टेज गेन हो जाता है। जो इनपुट सर्किट है ना वहां वोल्टेज है IR और जो आउटपुट वोल्टेज है वहां है IR। ये कलेक्टर सर्किट को हम आउटपुट सर्किट कहते हैं। अब दोनों में करंट तो सेम है पर ये फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है और ये रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस है, तो कलेक्टर तो सेम है तो यहाँ ह्यूज वोल्टेज गेन मिल जाता है। ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज गेन है V आउटपुट अपॉन V इनपुट, वो बेसिकली कलेक्टर रेजिस्टेंस अपॉन इधर बेस रेजिस्टेंस टाइप का हो जाता है। मतलब इनका एक्चुअली ये वाला रेजिस्टेंस तो नहीं होता, जो इनका अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस, इसको रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस बोल देते हैं और इसको फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो ट्रांजिस्टर में टिपिकली ह्यूज हैवी वोल्टेज गेन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे होल्स यहाँ से चलते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं और जैसे ही होल यहाँ आता है एक इलेक्ट्रॉन आके इसको भर देता है, तो बाहर के सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बाहर यहाँ से यहाँ तक होल जाता है और यहाँ से यहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो करंट यहाँ जाता है। एनीवे पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर होल बहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और एनपीएन अगर एक ट्रांजिस्टर हुआ तब तो अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो बह सकते हैं। ये बातें खैर बहुत ही रेयर इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट में स्क्रीन में जो कुछ भी हमने लिखा है तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बायसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एसीएल यदि आप यहाँ लगाएंगे तो एमिटर से करंट चल रहा है, उसका कुछ करंट बेस में जा रहा है, ये बेस में जा रहा है, एमिटर से करंट चला, ये एमिटर से करंट चला, कुछ करंट बेस में गया और बाकी करंट मेनली कलेक्टर में आ गया, ये कलेक्टर में आ गया। इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं तो करंट यहाँ आ रहा है। तो IE + IC भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ट्रांजिस्टर का बेसिक काम है वोल्टेज गेन, बिकॉज रेजिस्टेंस कलेक्टर साइड जो रिवर्स बायस का है वो बहुत ज्यादा है और करंट दोनों सर्किट्स में सेम है। बायसिंग के हिसाब से ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन ये हैं, एक कॉमन बेस, एक कॉमन एमिटर, एक कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस है, उसमें बेस को ग्राउंड कर देते हैं, 0 वोल्ट से अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। अब बेस ना तो इनपुट में रह जाता है ना आउटपुट में रह जाता है। ऐसे कॉमन एमिटर में एमिटर को ग्राउंड कर देते हैं, ना वो इनपुट में रह जाता है ना आउटपुट में रह जाता है, एमिटर को कॉमन बना देते हैं बायसिंग के हिसाब से। और एक कॉमन कलेक्टर, इसमें कलेक्टर को कॉमन बना देते हैं। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा कॉमन एमिटर को यूज किया जाता है। तो हम कॉमन बेस एनपीएन, कॉमन बेस पीएनपी, कॉमन एमिटर एनपीएन और कॉमन एमिटर पीएनपी पढ़ेंगे। ये 4 केस मेनली बस हम पढ़ेंगे, कॉमन बेस पीएनपी और एक कॉमन एमिटर एनपीएन का डायग्राम बना लेते हैं। इसमें जिसपे एरो है, पहले तो कॉमन बेस है ना, तो इधर बेस को ऐसे बना लेते हैं ताकि बीच में बना लेते हैं बेस को, ताकि लेफ्ट राइट में एमिटर और कलेक्टर बना सके। अब ये बेस कॉमन है तो इसे सीधे अर्थ कर दिया। अब एमिटर और बेस में से सारा ध्यान हमारा एमिटर पे है, वो पी टाइप मटेरियल है तो उसे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बायस करना है ना तो। और इधर कलेक्टर की तरफ देखते हैं तो कलेक्टर पी टाइप मटेरियल का है और इसे रिवर्स बायस करना है तो बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। कलेक्टर साइड जो रेजिस्टेंस है उसका नाम RCC है और यहाँ जो बैटरी है उसका नाम VCC है। इधर एमिटर साइड जो रेजिस्टेंस है उसका नाम RE है और यहाँ जो बैटरी है इसका नाम है VEE। ये जो एरो है ना, इसी डायरेक्शन में सर्किट, पूरे सर्किट में करंट इज इन एग्रीमेंट विद दिस डायरेक्शन। एमिटर से करंट चलता है, एमिटर तक आता है और ये इधर बेस में कुछ चला जाता है, कुछ कलेक्टर में चला जाता है। IE = IB + IC यहाँ ओबे हो रहा है। और ये जो टोटल वोल्टेज है, खाली RC के अक्रॉस नहीं, ये जो टोटल वोल्टेज है इसको आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। इस आउटपुट वोल्टेज को निकालने के लिए इसकी KVL की इक्वेशन लिखी जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है
और ये नेगेटिव है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो प्लस VCC, फिर करंट तो यहाँ आ रहा है, मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस ICRC, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो प्लस VO इज इक्वल टू 0। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना वो हमेशा VCC माइनस ICRC होता है। जो अच्छे तगड़े न्यूमेरिकल बनते हैं उनमें आपको एक बार आउटपुट में KVL लगाना पड़ता है, ऐसे एक बार इनपुट में भी KVL लगाना पड़ता है। अब इनको पूरा सॉल्व किए बगैर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जरूर ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ पे ये एमिटर और बेस का जंक्शन बनता है, डायोड है ना, ठीक है। तो VEE अप्लाइड वोल्टेज माइनस IERE वो इस तरफ का रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, और यहाँ जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो है VBE। ये एमिटर है और ये बेस है, इस लूप में बस यही वोल्टेज बचे। VEE में से यहाँ वो ड्रॉप हो गया और जो बचा वो यहाँ का वोल्टेज है। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन से भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं। जो एडवांस न्यूमेरिकल है उनमें KVL का ही खेल है सारा, एक बार इनपुट लूप में KVL लगा लो, एक बार आउटपुट लूप में KVL लगा लो। इधर देखते हैं कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर। अब अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो पहले तो ये ध्यान दीजिए करंट P टू N जाएगा। अगर ये PNP ट्रांजिस्टर था तो यहाँ करंट P टू N जा रहा है, एमिटर में करंट दिखाते हैं, इधर करंट P टू N जा रहा है, तो ये एमिटर है, कलेक्टर में कोई एरो नहीं है, ये बेस है। अब एमिटर कॉमन है तो हमारा सारा ध्यान बेस पे है, बेस P टाइप मटेरियल का है, तो हमें इसे फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और बेस में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम है RB, और बेस में जो बैटरी है उसका नाम है VBB। इधर कलेक्टर पे आते हैं, कलेक्टर N टाइप का है और कलेक्टर को रिवर्स बायस का रखना है, तो N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। ये बैटरी कलेक्टर साइड जो हमने बैटरी लगाई है वो BCC है। इधर कलेक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसका नाम है RC। यहाँ भी मैं देख सकता हूँ कि ये जो एमिटर, ये जो बेस करंट यहाँ से आ रहा है, बेस करंट यहाँ से आ रहा है प्लस कलेक्टर करंट यहाँ से आ रहा है, ये दोनों मिलके एमिटर करंट बना रहे हैं। पूरे सर्किट में करंट इज इन एग्रीमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो ऑन द एमिटर। अब क्या है, कोई भी कॉमन एमिटर सर्किट होगा ना, चाहे आप PNP से बनाएंगे चाहे NPN से बनाएंगे, ये दोनों बैटरियां देखिए आप सेम पोलैरिटी की हैं, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव था। जब यहाँ दोनों बैटरीज आइडेंटिकल है तो हम हमेशा एक ही बैटरी से काम चला सकते हैं। कॉमन एमिटर वेदर PNP और NPN, both the batteries will always have same polarity, ये पोलैरिटी हमेशा सेम आएगी। सो वन बैटरी सप्लाइज टू बोथ कलेक्टर एंड बेस। ये हमें वो डायग्राम दिखा है, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा। ये एक बैटरी, एक ही बैटरी ले लिया हमने, यही कलेक्टर को दे रही है और यही बेस को दे रही है, और एमिटर अलग से ग्राउंडेड है। कलेक्टर में जो सर्किट था ना वो हमने कॉमन ले लिया, इधर ऊपर ले गए, और एक ही बैटरी है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, VCC में से RC पे कुछ वोल्टेज गिर रहा है और जो बच रहा है वो कलेक्टर में अंदर जा रहा है। ऐसे इस वोल्टेज में से ये जो वोल्टेज है इसमें से कुछ यहाँ गिर रहा है और जो बच रहा है वो अंदर जा रहा है बेस में। तो ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट है। न्यूमेरिकल कभी इसके हिसाब से भी वो दे सकते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर्स में पढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात करंट गेन। करंट गेन को ही कॉमन बेस में अल्फा कहा जाता है, करंट गेन को ही कॉमन एमिटर में बीटा कहा जाता है, और करंट गेन को ही कॉमन कलेक्टर में गामा कहा जाता है। अल्फा का जब आप कॉमन बेस की बात कर रहे हैं ना, तो बेस कॉमन है ना, तो वो इनपुट में आएगा ना वो आउटपुट में आएगा। बेस कॉमन है, वो यहाँ कहीं भी नहीं दिखेगा आपको फॉर्मूले में। अब यहाँ आउटपुट तो यूजुअली हम कलेक्टर से लेते हैं और इनपुट हम एमिटर में देते हैं, तो आउटपुट और इनपुट इन IC बाय IE, और IC तो at the most IC can be 5% of IE, IC can be at the most 5% of IE। अगर सॉरी IB, जो IB है ना वो 5% ऑफ IE से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिस्टर बेकार है। तो 95% एमिटर का करंट कलेक्टर में आ जाएगा, तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा, और इसकी टिपिकल वैल्यू 0.95 टू 0.99 होगी। जो कॉमन एमिटर है, इसमें एमिटर कॉमन है तो वो फॉर्मूले में कहीं नहीं आएगा। अब आउटपुट हम अभी भी कलेक्टर से लेंगे, कोशिश तो ये भी करेंगे कि भाई आंसर यहाँ बड़ा लाना है।
आउटपुट हम कलेक्टर से लेते हैं और इनपुट बेस में देते हैं, तो बेस करंट तो बहुत ही कम होता है, इसलिए गेन काफी बड़ा हो जाता है। टिपिकली 20 to 100 होता है, बीटा काफी बड़ा है। इधर कॉमन कलेक्टर को उसे गामा कहते हैं। अगर कलेक्टर कॉमन है तो यहाँ कलेक्टर का कोई टर्म नहीं आएगा। अब कलेक्टर से आउटपुट नहीं ले रहे तो फिर एमिटर से ले लो, क्योंकि कोशिश तो यही रहेगी कि बड़ा करंट ऊपर आए और छोटा करंट नीचे आए। कलेक्टर का टर्म कहीं नहीं आएगा, तो एमिटर का आउटपुट बना लो और बेस को इनपुट बना लो, तो ये सबसे बड़ा करंट है और सबसे छोटा करंट है, तो ये मैक्सिमम आता है। कॉमन कलेक्टर का गेन तो मैक्सिमम है, बट फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज इट इज नॉट यूज्ड एट ऑल। तो कॉमन कलेक्टर की बातें आपसे शायद कभी कोई करेगा ही नहीं। कुछ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में थोड़ी अनस्टेबिलिटी होती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अल्फा डीसी की कभी कभी बात करेंगे तो वो तो यही है जो आपने पढ़ा है, और अल्फा एसी मतलब डायनामिक, तो डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईई। ऐसे अगर बीटा एसी की बात करेगा तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, वो आपको वैल्यूज दे देगा। चेंज कलेक्टर करंट में चेंज करने से बेस करंट में कितना चेंज होता है। खैर ये नाम के लिए ही पढ़ना है, असली तो यही है। इनमें रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्योंकि सबसे छोटा है तो वो है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। न्यूमरेटर को थोड़ा बड़ा कर, आपको छोटा लाना है तो डिनोमिनेटर को बड़ा करो, ये छोटा लाना है तो डिनोमिनेटर को बड़ा करो। और बीटा और अल्फा में रिलेशन ही देखते हैं, गामा तो सबसे अलग अलग ही पढ़ा है। अब बीटा और अल्फा में रिलेशन ये है कि बीटा आपको बड़ा लाना है ना, बीटा बड़ा लाना है ना, तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन ला, 1 माइनस वो वैल्यू जो 1 से भी कम है। ये काफी यूजफुल रिलेशंस हैं, इन्हें थोड़ा रीअरेंज करके भी आपको दिया जा सकता है। और गामा खैर सबसे ज्यादा होता है, वो बीटा प्लस 1 होता है, और खैर गामा के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता।